हेलो एवरीवन, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का टीएलपी जुडिशियल एकेडमी में। जो हमारी 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट की सीरीज चल रही थी, चलिए मैं आपका उसमें फिर से स्वागत करती हूँ। हमने कल 20 केसेस देख लिए थे, तो अब चलते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट केसेस की तरफ आगे की ओर। देखिए, आज का जो हमारा अगला केस है वो है M.K. रंजीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एनवायरमेंटल लॉ पर इम्पॉर्टेंट केस है। आप सभी को पता है वी आर ह्यूमन बींग, और हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं यहाँ पर अधिकार सबका है, इवन बर्ड्स का, जो भी प्रजाति हैं, जो भी रह रही हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर एक ह्यूमन बींग ये सोचता है कि वो अकेला सरवाइव कर लेगा, तो ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं आप सबको पता है एक चक्रा चलता है, वो चक्र को मेंटेन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है। यहाँ पर एक रिट पिटीशन फाइल की गई थी एक पर्सन के थ्रू। उसने आर्टिकल 32 में उसने बोला कि जो ये एक प्रोजेक्ट चल रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें लाइंस बिछाई जा रही थी, ठीक है, जिसके कारण इम्पैक्ट क्या हो रहा था, वो पहले ऊपर से बिछाई जा रही थी। तो एक रेयर स्पीशीज ऑफ बर्ड जो कि सिर्फ और सिर्फ राजस्थान एंड गुजरात में मिलती है, राजस्थान एंड गुजरात में, उनके हैबिटेट पे बहुत ज्यादा खतरा आ गया था। तो उन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल की थी पहले 2021 में। सुप्रीम कोर्ट का उस पर जजमेंट भी आ गया था। उसमें इस प्रोजेक्ट पर बैन लगा दिया था, ब्लैंकेट अप्रूवल दे दिया था कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। मतलब एनवायरमेंट डाइवर्सिटी को भी बचा के रखना वो भी हमारा एक काम है, क्योंकि आर्टिकल 21 क्या कहता है, लाइफ विद डिग्निटी। लाइफ विद डिग्निटी में हर तरीके के राइट टू लाइफ इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि हमारा राइट है क्लीन एनवायरनमेंट में रहने का भी। तो यहाँ पर वही बात हुई थी और ब्लैंकेट अप्रूवल दे दिया था कि आप ऐसा नहीं करोगे। बट इस केस में जब बस्टर्ड हैबिटेट के ऊपर जब केस चला, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि जो 2021 का ऑर्डर था वो एक ब्लैंकेट प्रोहिबिशन देना सरासर गलत था। उन्होंने बोला कि एनवायरनमेंट को बचा के रखना और साथ में करंट सिनेरियो के हिसाब से एनर्जी को भी सस्टेन करवाना, दोनों चीजें बैलेंस में होनी चाहिए। मतलब हम डेवलप भी करें और एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट हो, तो ऐसा कुछ करना चाहिए। इस चीज को देखते हुए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था कि बैलेंस अप्रूवल अपनाओ, और यूनियन गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी थी कि एक बैलेंस व्यू, बैलेंस कंजर्वेशन को हिसाब में लाते हुए एक तरीका अपनाओ और एक रिपोर्ट सबमिट करो। तो इस रिपोर्ट में भी मतलब यही कंक्लूजन निकला था कि ऊपर से लाइनें बिछाकर ना करके जो फ्रॉम द अर्थ साइड दे आर गोइंग टू कंडक्ट, क्योंकि दोनों चीजें जरूरी हैं, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट भी करना और एनर्जी कंजर्वेशन पर भी ध्यान देना। तो इन दोनों चीजों को बैलेंस बनाने के लिए एम के रंजीत सिंह का केस एनवायरमेंटल लॉ जिनके भी आता है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। चलिए अगले केस की तरफ बढ़ते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में क्या कहा गया था, देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की तरफ से एक केस आया था। इसमें इन्होंने नोटिफिकेशन इशू किया था सॉइल एक्सवर्शन जो भी करते हैं लीनियर प्रोजेक्ट से। मतलब आप सभी को पता है कि हमें रोड बिछाने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ रेती, मिट्टी, ये सब कुछ चाहिए होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सॉइल एक्सकवेशन करना पड़ता है। जो ये किया जा रहा है बिना किसी की कंसल्ट किए, बिना किसी के एनवायरनमेंट के सेफ गार्ड्स को ध्यान में रखे हुए, क्या ये राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट के अगेंस्ट नहीं है? इस चीज को यहाँ पे चैलेंज किया गया था। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो ये नोटिफिकेशन इश्यू हुआ था इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था और पब्लिक कंसल्टेशन को मोस्ट इंपॉर्टेंट रखा था और बोला था कि पहले ये सब करो और लोगों का ध्यान रखते हुए ही आप क्या करो, चेंजेस करो। आप देखिए, हम जो इरा में जी रहे हैं 2024 में, पोल्यूशन किस हद तक चला गया है। मैं दिल्ली में रह रही हूँ, मुझे पता है यहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट जो एनवायरमेंटल लॉ है उन पर बहुत ध्यान देती है। वो आपको अंधाधुंध डेवलपमेंट के नाम पे सॉइल इरोजन और ये सब कुछ नहीं करने देती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उस चीज के रिगार्डिंग। चलिए अब अगले केस की तरफ चलते हैं। जावेद अहमद हजम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये जो आपका फ्री स्पीच है ना, उसके ऊपर सब बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इस केस में हुआ क्या था, जैसे आप सबको पता है 370 हटा, ठीक है, आर्टिकल 370 है ना। तो क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, कुछ लोगों ने इसको गवर्नमेंट का बहुत अच्छा मुंह बताया, कुछ लोगों ने इसको बहुत बुरा मुंह बताया।
तो क्या मैं अगर मतलब गवर्नमेंट को ऑब्वियसली क्रिटिसाइज कर रही हूँ, बट अपॉन द वैलिड पॉइंट जो उन्होंने पब्लिकली किया है, क्रिटिसिज्म भी तो, डिसेंट भी तो शो करना हमारा राइट होता है। तो यही बात इस केस में कही गई। इसमें क्या हुआ था, जो ये जावेद अहमद जी हैं, इन्होंने एक पोस्ट डाली थी व्हाट्सएप स्टेटस पे अगेंस्ट द आर्टिकल जो ये 370 हटा है उसके अगेंस्ट। इन्होंने क्या किया था, व्हाट्सएप पे स्टेटस डाला था, तो उनके खिलाफ एक मामला दर्ज हो गया था 153A का, 153 इंडियन पिनल कोड का, कि आप ऐसे मतलब कैसे किया आपने, ये गवर्नमेंट को जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं उनके अगेंस्ट उनको क्रिटिसाइज करा कैसे, ठीक है। तो ये तो आप प्रमोट कर रहे हो एमनिटी अमंग्स द सोसाइटी, ठीक है, ये बात आई थी यहाँ पर। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या कहा कि इन पीसफुल डिसेंट, अब नॉर्मल उन्होंने क्या किया है, उन्होंने क्या किया है, गवर्नमेंट के एक्शन को मतलब उससे डिसेंट शो किया। डिसेंट मतलब अपनी, कि भाई मैं इस बात से एग्री नहीं करता। तो ये करना क्या ये अट्रैक्ट करता है 153A को, क्या इससे कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है? तो इसका जवाब, और या क्या ये अगेंस्ट है आर्टिकल 19(1)(a) कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के? तो ये क्वेश्चन यहाँ पर रेस किए गए। अब आप सबको पता है, डिसेंट शो करना, अपनी नाराजगी शो करना, या फिर अपना अलग ओपिनियन शो करना, मतलब गवर्नमेंट कह रही है कि ये कंडक्ट, ये चीज ऐसे होनी चाहिए और आप कह रहे हो नहीं ऐसे होनी चाहिए, तो क्या अपना ओपिनियन एज अगेंस्ट गवर्नमेंट शो करना पीसफुली विदाउट, उनका कोई इंटेंशन नहीं है कि वो डिसहार्मनी फैलाए सोसाइटी इन लार्ज में, क्या ये अगेंस्ट, क्या ये अट्रैक्ट करता है 53A को, इंडियन पिनल कोड को? तो इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, और इसमें जो भी उनके खिलाफ FIR हुई थी इसको क्वैश किया यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने, और जजमेंट किसके फेवर में दिया, जावेद अहमद जी के फेवर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपके पेपर में क्या आता है, अगर आपके पेपर में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आता है 19A के रिलेशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्री स्पीच के। अब आ जाता है अगले केस की तरफ, सीता सोरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो ऊपर वाले जजमेंट किए उन तीनों में से देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें इस केस में क्या कहा गया था, ये केस अगर आपने सुना होगा ना, तो आपने सुना होगा पैसे के बदले क्वेश्चन पार्लियामेंट में, ठीक है। ये केस हुआ था एक झारखंड के MP की तरफ से, जो लेजिस्लेटर थी सीता सोरेन जी, उनकी तरफ से। ये क्या करते थे, ये कहते थे कि मैं आपका मुद्दा पार्लियामेंट में या लेजिस्लेचर में उठाऊंगी, इसके बदले में आप मुझे क्या दीजिए, पैसे दीजिए। आप सभी को पता है कि जो हमारी पार्लियामेंट होती है इसमें क्वेश्चन रेज करते हैं, डिफरेंट MPs अपने मुद्दे उठाते हैं, और वो मुद्दे हमेशा, क्योंकि देखो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव है, हमने उनको इलेक्ट करके भेजा, तो हमारे मुद्दे उठाना ये उनका काम है, ये उनकी जॉब है। इसके बदले में अगर वो हमसे पैसा डिमांड करे या ब्राइबरी डिमांड करे तो ये तो गलत है, ये तो एक तरीके से रिश्वत लेना हो गया। तो ये जो ये काम कर रही थी, क्या इसकी प्रोटेक्शन इनको 105(2) और 194 क्लोज 4 में मिलेगी? मतलब जो MP MLA को इम्यूनिटी मिलती है कि अगर मतलब फ्री स्पीच इन द पार्लियामेंट, क्या ये उसके अंडर कवर होंगे? तो इसी इशू को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया सीता सोरेन के केस में। इसमें क्या हुआ, पार्लियामेंट्री इम्यूनिटी जो 105 और 194 आती है, क्या ये कवर करती है अगेंस्ट द प्रोसिक्यूशन ऑफ ब्राइबरी? क्योंकि 105 एंड 194 में जो इम्यूनिटी है उसमें क्या कहा गया है, उसमें यह कहा गया है कि पार्लियामेंट में अगर आप कोई क्वेश्चन रेज करते हो या कुछ भी उठाते हो, वो प्रोटेक्टेड होता है, उसके अंडर आपके ऊपर केस नहीं किया जा सकता। तो क्या ये इम्यूनिटी ब्राइबरी के जो आपके खिलाफ केस लगा है रिश्वत लेने का, उस पर भी लागू होगी या नहीं होगी, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देखिए जी आपका ये जो कंडक्ट है ये सरासर गलत है, ठीक है। कलेक्टिव लेजिस्लेटिव फंक्शंस जब आप करते हो, इसमें आपकी ड्यूटी है कि आप क्वेश्चंस पूछे, इसके बदले में आप जो ये पैसा ले रही हैं ये ब्राइबरी के अंडर आएगा, और आपको इसकी इम्यूनिटी नहीं मिलेगी 105 क्लोज 4 में। तो यहाँ पर डिनाई कर दिया गया इम्यूनिटी देने से, और उनके खिलाफ केस प्रोसीड हुआ। चलिए अगले केस की तरफ देखते हैं। ये केस बहुत हाईलाइट हुआ था, जो भी अगर थोड़ा बहुत भी पॉलिटिक्स की तरफ जाता होगा तो उन्होंने इस केस को तो देखा ही होगा। आपको पता है चंडीगढ़ में मेयर इलेक्शन हो रहे थे, वहां पर क्या हुआ था कि एक पर्सन जो कि सीट पर बैठे थे, सिटिंग हेड थे, चेयर पर्सन थे,
उन्होंने क्या किया था, 8 वोट्स को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया था। अब जिस तरीके से उन्होंने किया वो तो पूरा सीसीटीवी में कैद हुआ था, ठीक है। अब जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है वो कहाँ पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट के पास, कि सर जो ये 8 वोट रिजेक्ट हुए हैं ये तो पूरे के पूरे इलेक्शन को पलट के रख देंगे, ठीक है। और वो हुआ भी कि उसकी वजह से बीजेपी का एक कैंडिडेट मेयर इलेक्शन में जीत गया था, इनके जो रिजेक्शन हुआ था उसकी वजह से। अब वो तो बाय चांस मीडिया में मतलब सारी सीसीटीवी में सारी चीजें कैद हो गई, अगर ना होती तो सीधी बात है वो तो रिजेक्ट हो ही गए थे और वो इलेक्शन जीत गए थे। अब इस केस में यहाँ पे क्या कहा गया, जो चंडीगढ़ मेयर के इलेक्शन हुए थे, जो भी वोट इनवैलिड डिक्लेयर किए गए थे प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए, वो जो एक्चुअल में वैलिड थे, एंड दिस इम्पैक्ट द फेयरनेस ऑफ इलेक्शन, क्या ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन के खिलाफ नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को वहां पर माना था। और आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या पावर देता है कि आप अपने जजमेंट को, सुप्रीम कोर्ट जब मान लो कोई भी जजमेंट देती है तो इसको एग्जीक्यूट भी तो कराना होता है। अब कोई ऐसी बात हो जिसका एग्जीक्यूशन बहुत मतलब नामुमकिन हो और उसको एग्जीक्यूशन करवाने के, मैं बोल रही हूँ कि बहुत मुश्किल है, और उसको एग्जीक्यूशन करवाने के लिए कोई मतलब ऐसा तरीका दिया नहीं हुआ लॉ में, तो अपने जजमेंट को एग्जीक्यूट कराने के लिए जो भी उनको पावर उस समय पर सही लगती है सुप्रीम कोर्ट वो ऑर्डर पास कर सकता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक सीधा सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, डाइवोर्स के ग्राउंड कहाँ दिए गए, डाइवोर्स के ग्राउंड सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट में दिए गए हैं, है ना। एक हिंदू कपल कैसे डाइवोर्स ले सकता है, जैसे कि सेक्शन 13 में ग्राउंड है उनके पास। आप सपोज कीजिए जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है, हम देख रहे हैं कि कोई क्रुएलिटी नहीं है, कोई अडल्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है, बट पार्टी साथ नहीं रह सकती, उनकी नहीं बन रही, ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गई हैं कि वापस से रिहैबिलिटेट करना दोनों पार्टीज के लिए इम्पॉसिबल है। ग्राउंड कोई फंस नहीं रहा है 13 में, तो वो पार्टी क्या करेंगी, वो 142 को ग्राउंड बनाकर इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के ग्राउंड पे डाइवोर्स लेती हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि एक क्लियर ग्राउंड ना होते हुए भी जजमेंट को, जस्टिस को देने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए एक ऑर्डर पास करते हैं। वो अपनी पावर को कौन सा यूज करते हैं, 142 का। जैसे दूसरा एग्जाम्पल आपको इसका मैं देती हूँ। एक दूसरा एग्जाम्पल क्या था कि जैसे अयोध्या मंदिर का केस आया, अब सबको पता है जब वहां मस्जिद थी, ठीक है, तो जितनी लैंड मंदिर को दी गई अपनी 142 की पावर को यूज करते हुए उन्होंने मस्जिद को भी 5 एकड़ की जमीन अलग से दी थी, ठीक है। वो किस चीज के लिए था कि एक मतलब हमने मंदिर को भी जस्टिस दिया और मॉस्क के लिए भी हमने लैंड एरिया दिया, ठीक है, वैसी ही बड़ी मंदिर बनवाने के लिए। तो ये उन्होंने किस चीज के लिए किया, 142 की पावर को यूज करते हुए हार्मनी बनाए रखने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट समय समय पर 142 की पावर को यूज करता है और अपनी पावर को यूज करते हुए उन्होंने जो 8 वोट हुए थे उनको कैंसिल आउट किया और जो दूसरी पार्टी के जस्टिस थे उनको जिताया। चलिए अगला केस, ये केस तो अब आप क्या कर लीजिए, मतलब इसको तो लगा लीजिए 7 स्टार। मैं बोल रही हूँ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ था, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसके थ्रू जिसको हम बोलते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड केस, और ये इतना लाइट में आया है ना, इतना लाइट में आया है कि बस पूछिए मत। इस केस में क्या हुआ था, जो बॉन्ड स्कीम निकाली थी गवर्नमेंट ने कि हम बॉन्ड लेंगे और हमको नाम पता कुछ नहीं चाहिए, तो सब कुछ आप सबको पता है, ये मुद्दा बहुत हाईलाइटेड रहा है। तो जो पॉलिटिकल फंडिंग का केस आया था, ये क्या अगेंस्ट नहीं है इंडिया की फ्री एंड फेयर इलेक्शन और ट्रांसपेरेंसी के लिए। हमको पता होना चाहिए ना कि हमारी गवर्नमेंट पैसा ले कहाँ से रही है, ये भी तो हमारे राइट टू इन्फॉर्मेशन में आता है। देखिए जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट राइट है हर पर्सन का, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि चल क्या रहा है, आप कैसे अपना मतलब व्यू दे सकते हैं, ओपिनियन दे सकते हैं। राइट टू वोट भी मैं तभी दूंगी ना जब मुझे पता है मेरी गवर्नमेंट किसके लिए काम कर रही है। ऑब्वियसली जो पैसा देगा गवर्नमेंट तो काम उसी के लिए करेगी। तो ये हमारे इस चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट था। और यहाँ पर 31 मार्च 2024 इसको मतलब नोट डाउन कर लो, यहाँ पर बोल दिया कि आपको सारी डिटेल पब्लिश करनी है, सब कुछ पब्लिश करना है। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी पड़ा था, आप देख सकते हैं इलेक्शंस पर। तो ये तो आप निशान लगा लो, क्वेश्चन मतलब अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले केस की तरफ चलते हैं, बिल्किस याकूब रसूल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पर इस केस में ना बहुत सारे मुद्दे थे। आई डोंट नो आपको कितने पता है कितने नहीं पता, बट मैं अपनी तरफ से ट्राई करती हूँ। इस केस में जो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो मुद्दा आया, आप एक बात देखिए, गुजरात रॉयट्स सबको पता है, गुजरात में दंगे हुए थे। उस टाइम पे जब दंगे हुए तो जो बिल्किस बानो है जो कि एक विक्टिम थी उन दंगों का, उनके जो पर्सन्स थे उन सबको कन्विक्ट कर दिया गया।
अब कन्विक्ट फ्री फेयर ट्रायल चलाने के लिए उस समय पर क्या किया गया था, गुजरात हाई कोर्ट को मतलब लग रहा था कि गुजरात की कोई भी कोर्ट में भी इन्फ्लुएंस हो जाए पार्टी से, क्योंकि उस समय पर हिंदू मुस्लिम बहुत चल रहा था, रॉयट्स ही इसीलिए हुए थे। तो क्या किया गया था, केस को रेफर कर दिया गया था महाराष्ट्र कोर्ट को। उनको लग रहा था फेयर एंड मतलब फेयर जजमेंट के लिए, जस्टिस फेयर करवाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि केस को उस स्टेट से बाहर ट्राई कराया जाए। तो पूरा जो केस ट्रायल हुआ था वो महाराष्ट्र की कोर्ट में ट्रायल हुआ था और महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने ही उनको पनिश किया था। अब एक बात बताइए, जब रेमिशन की बात आएगी कि इनको माफी देनी है या नहीं देनी है, या जो भी इनके कम्यूट करना है सेंटेंस को, तो वहां पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन बनेगी? सीधी सीधी बात यही थी ना। अगर हमको पता है सर, अगर सेंट्रल का केस होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है, अगर स्टेट का केस होता है तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होती है? स्टेट। बट कौन से स्टेट की गवर्नमेंट उस चीज को देखने के काबिल होती है? अब यहाँ पर क्या हुआ था, जो जजमेंट किसने दिया है? महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने। सब कुछ ट्रायल वहां चला है, सब कुछ वहां हुआ है फेयर ट्रायल के लिए। अब हुआ क्या, कुछ समय बाद जो ये कम्यूटेशन या रिमिशन उनका हुआ था, वो किस गवर्नमेंट ने कर दिया? गुजरात गवर्नमेंट ने। अब मुझे बताइए, जब जजमेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया था, महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इस केस में कौन बनेगी? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट तो इस केस में महाराष्ट्र हाई कोर्ट होनी चाहिए ना। उनको ना बनाकर यहाँ पर किसने रेमिशन दिया था? यहाँ पर रेमिशन दिया गुजरात ने। क्या ये सही है? क्या ये फेयर था? तो जुरिस्डिक्शन जो ओवरलैप हुआ वो गलत हुआ। उस चीज को यहाँ पर चैलेंज किया गया था, राधेश्याम जो भी राधेश्याम शाह का केस था उसको। ठीक है, तो ये माना गया था राधेश्याम शाह केस में जो रिमिशन लिया गया वो फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेन किया है उन लोगों ने, और उस चीज को वहां पर कैंसल आउट किया और वापस से उनको 2 हफ्ते के अंदर वापस जेल भेजने की पनिशमेंट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सुना दी थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल याकूब रसूल जो थी उनका गैंगरेप हुआ, फैमिली मर्डर हुआ, ठीक है, फिर वो लोगों को कन्विक्शन हुआ। कन्विक्शन के बाद गुजरात गवर्नमेंट ने ग्रांट कर दिया रेमिशन 2022 में और रिलीज कर दिया उनको 14 साल के लिए। इशू ये उठा, जो गुजरात गवर्नमेंट ने रिमिशन दिया है, ग्रांट रिमिशन किया है, या फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट को करना चाहिए था। तो इस जुरिडिक्शन डिसाइड करनी थी रिमिशन एप्लीकेशन की। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो ये इलीगल रिजल्ट आया है ये ओवर रीच किया है, जुरिडिक्शनल ओवर रीच। ठीक है, इसको करना चाहिए था महाराष्ट्र गवर्नमेंट को करना चाहिए था, उनका राइट बनता था। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ही सोल अथॉरिटी थी, उसको ना देखकर, और इसमें बहुत सारे रूल्स को भी ओवर ब्रीच किया गया था। अगर आप है ना रेमिशंस के ग्राउंड देखोगे, वहाँ पे एक सीधी सीधी बात है, अगर किसी पर्सन ने मर्डर या फिर मतलब ऐसा कोई ऑफेंस किया है जिसमें मिनिमम पनिशमेंट डेथ पनिशमेंट एंड इम्प्रिजनमेंट है, तो वहाँ पे हर पर्सन को लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर कम से कम 14 साल तो भुगतना ही पड़ता है। इनको बिना वो कंडीशन फुलफिल किए, बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की मतलब बिना जो जज है जिन्होंने ये जजमेंट दिया था उनकी कंसल्टेशन के बहुत सारे लूपहोल्स को बाईपास किया गया था, इनको निकाल दिया गया था। तो वो गलत हुआ था, उस चीज को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस किया था। चलिए अगले केस की तरफ चलते हैं, नवाज मुल्वास वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस में क्या हुआ था कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा था कि जो भी अक्यूज होता है वो हीट ऑफ द मोमेंट मान लो क्राइम कर भी देता है, कुछ भी कर देता है, मर्डर कर दिया, एक तो हमें उसका सोसाइटल इम्पैक्ट देखना है ना, और एक क्या देखना है, उसका इंडिविजुअल जो भी इम्पैक्ट है वो क्या पड़ेगा। इस केस में जो पर्सन था वो सोल अर्नर था, ब्रेड अर्नर, उसने मतलब फैमिली का जो इम्पैक्ट हुआ है या फिर उसका बाद का कंडक्ट अगर देखा जाए, तो उन सबको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या बोला था, व्हाट इज अप्रोप्रिएट टर्म टू इम्प्रिजनमेंट फॉर मर्डर कंसिडरिंग द सिविरिटी ऑफ क्राइम। क्या देखें हम जब हम किसी को मर्डरर को पनिश करते हैं, क्या हम सिवियरिटी देखें क्राइम की या फिर इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस देखें कि किस हालात में उसने मारा है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड की थी लाइफ सेंटेंस को और बोला था मर्डर इज वन ऑफ द ग्रेवेस्ट ऑफेंस, मतलब सबसे ज्यादा जघन्य अपराध है, मैक्सिमम पनिशमेंट इसमें देनी चाहिए। बट कोर्ट को यह भी देखना चाहिए कि उस आदमी की इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस क्या थी, सोसाइटल इम्पैक्ट क्या था। तो उस केस में लॉस जो हुआ है ह्यूमन लाइफ का वो कितनी हद तक हुआ है। अब सपोज कीजिए एक फैमिली है 6 लोगों की, 2 उसके माता पिता, हस्बैंड वाइफ और 2 उनके बच्चे, है ना।
अब इसमें आप अगर हस्बैंड को मार दोगे तो ये सभी के सभी उसके डिपेंडेंट थे। इस केस में जो लॉस ऑफ लाइफ हुआ ना वो कहीं ज्यादा हुआ है। यंग एज में 24 एज में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो क्या बचा उस फैमिली के लिए? माता पिता का सहारा गया, वाइफ के लिए पति गया, बच्चों के लिए पिता गया, वहां पे तो कुछ बचा ही नहीं ना। मैं मानती हूँ ह्यूमन लाइफ का कोई रिकवरी नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि किसी के बहुत सारे मेंबर है तो एक आधे को टपका दो, वो भी नहीं है, गलत है। बट हमको इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस भी देखनी है, सोसाइटल इम्पैक्ट भी देखना है। इस केस में यहीं पे ही एक गाइडलाइन दे दी, सीधी सीधी बात है। अगर मर्डर का केस होता है तो हमें किस तरीके से कन्विक्शन पहुंचानी है, क्योंकि इंडिया में रिफॉर्मेटिव थ्योरी चलती है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस देखे जाते हैं। चलिए अगले केस की तरफ चलते हैं। ये भी एक एनवायरमेंट पोल्यूशन के रिगार्डिंग ही केस है, और यहाँ पर आप देखो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू की थी दिल्ली एनसीआर के अगेंस्ट आर्टिकल 21 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। क्या हुआ था, जो एयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, जिसमें हमारी परफॉर्मेंस आप इंडेक्स में देखिए लगातार गिरती जा रही है। दुनिया के सबसे गंदे शहरों में हमारे शहर टॉप कर रहे होते हैं। तो उन चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। एनवायरनमेंट में रह रहे हो, आपकी लाइफ पूरी उससे चल रही है, तो उसको भी मेंटेन करके रखना चाहिए। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई आप अपनी मतलब बताइए हमें आप क्या मेजर्स ले रहे हैं। सेंट्रल और दिल्ली गवर्नमेंट दोनों को लताड़ लगाई थी। अगला जो हम केस देखेंगे, इस केस में क्या हुआ था, एंटीसिपेटरी बेल का केस है, और यह बहुत अच्छा केस है। इस केस में क्या हुआ था, मान लीजिए एक अक्यूज है ए ऑफेंस का, ठीक है, उसने बाद में बी ऑफेंस किया। अब ये कोई भी ऑफेंस हो सकता है, मान लो इसने चोरी की, थेफ्ट किया, या थेफ्ट ही मान लो, ठीक है। यहाँ पे इसका ट्रायल चल रहा है। बी को पता है कि मेरे खिलाफ कोई और ऑफेंस में भी मुझे अरेस्ट किया जा सकता है, तो ये क्या एप्लीकेशन लगाता है 438A में एंटीसिपेटरी बेल की, कि मेरे को बेल ग्रांट कर दी जाए। अब आप मुझे बताइए क्या कि इसके ऊपर पहले कोई ऑफेंस चल रहा था, इसके लिए इसकी ये वाली बेल को डिनाई किया जा सकता है, ये क्वेश्चन में था। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हमको जो 438 की कंडीशन देखनी है, हमें उस पर स्ट्रिक्ट रहना है, ठीक है। किसी भी पर्सन के अगेंस्ट कोई और प्रोसीडिंग चल रही है या कोई और केस चल रहा है, इसका एंटीसिपेटरी बेल की कंडीशंस पर असर नहीं पड़ेगा। जो रिक्वायरमेंट है, रीजनेबल रिक्वायरमेंट है, हमें वो देखनी है, नॉन बेलेबल ऑफेंस था या नहीं था। 438 की कंडीशन को तो ब्रीच नहीं कर रहा, अगर नहीं कर रहा तो उसको उस केस में एंटीसिपेटरी बेल मिलेगी। तो यहाँ पर क्या सीधा सीधा डिक्लेयर हुआ, यहाँ पर सीधा सीधा ये डिक्लेयर हुआ कि अगर आप एंटीसिपेटरी बेल लेने चाहते हो तो एंटीसिपेटरी बेल के जो ग्राउंड्स है उस केस से रिलेटेड देखे जाएंगे, आपका प्रीवियस कंडक्ट और वो सारी चीजें नहीं देखी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। हमारी ये सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। हम हाफ पे आ ही गए हैं और मतलब ऑलमोस्ट सारे ही खत्म कर देंगे 2024 के लिए। मतलब 2025 में जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, चाहे आपका बिहार हो या फिर झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, सभी में अगर आपके टॉपिक आते हैं, मैंने ना टॉपिक भी लिखे हैं, बेंच भी लिखी है, तो जो सा आपका है अपना उसके हिसाब से आप फॉलो कर सकते हैं। और फॉर मोर अपडेट सर से कनेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।